नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जिस तरह से आज रात में ईरान के ऊपर हमला किया है अमेरिका ने, और ये जो पूरा वॉर चल रहा है ईरान और इजराइल का, जो लड़ाई चल रही थी, अब इसको एक नए पैमाने पर आगे बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। उसके नाते दुनिया भर के जो फ्यूचर्स मार्केट हैं, स्टॉक मार्केट हैं, बिटकॉइन की मार्केट है यानी क्रिप्टो करेंसीज है, वहाँ पर एक तेज गिरावट देखने को मिल रही है। उनकी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में, लेकिन जो कुछ भी घटना हुआ है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और मंडे को जब हम ओपन हो रहे होंगे तो क्या लेवल्स हो सकते हैं, किस तरह से बाजार अब आगे देख सकता है, और क्या ग्लोबल खबरें और इम्पोर्टेंट हैं जो शाम तक या कल तक अगर आए तो उससे मार्केट के ऊपर कितने इंपैक्ट क्रिएट हो सकते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर है वो यही है कि ईरान के ऊपर हमला हुआ है रात में, यानी मध्य रात्रि का समय जब ईरान में रहा है उस समय अमेरिकन जो B-2 बॉम्बर्स हैं वो आए हैं, और वहां पर जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया है। 3 से ज़्यादा न्यूक्लियर फैसिलिटीज मानी जाती हैं कि ईरान में थी, और उन सभी के ऊपर जो है अटैक किया गया है। जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने सुबह जो शाम को बयान दिया, मतलब अमेरिका में रात के 10 बजे, भारत में जो अभी सुबह 9 बजे के आसपास जो बयान दिया उन्होंने, वो ये कहा है उन्होंने कि हमने अटैक किया है और स्वीकार किया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये अटैक आगे और भी हो सकते हैं अगर यहाँ पर ईरान रुकता नहीं है। तो अगर ईरान यहाँ पर रुक जाता है, यानी अब वो पीस टॉक के लिए तैयार हो जाता है, तो और जो हम कोई भी हमले नहीं होंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि उनका सत्ता में परिवर्तन करने का कोई इच्छा नहीं है, लेकिन ईरान ने जिस तरह से इसका उल्टा जवाब दिया है, बेसिकली जो जवाब ईरान की तरफ से आए हैं वो बिल्कुल ही उल्टे हैं। पहली चीज उन्होंने किया है कि जो यूएस एम्बेसी है उसको उन्होंने वहां पे पूरा सेना से घेराबंदी करवा दी है ईरान के अंदर। दूसरी चीज है कि उन्होंने ये कहा है कि सभी अमेरिकी व्यक्ति, नागरिक, कोई भी नागरिक, साथ में सभी अमेरिकी मिलिट्री, जो आपका मिलिट्री के लोग हैं, वो सभी लोग यानी उनकी सेना और नागरिक सभी अब ईरान के दुश्मन माने जाएंगे। साथ में उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अब ये शुरू किया है तो अब हम खत्म इसको हम अपने तरीके से करेंगे, दुनिया याद रखेगी। जो कुछ भी बातें कही जा सकती हैं इस तरह के स्थिति में देश को मोटिवेट रखने के लिए, वो सारी बातें उन्होंने कही हैं। अल्टीमेटली इस युद्ध के बढ़ने के चांसेस दोनों तरफ से ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। दोनों ही तरफ से जो बड़े नेताओं के बयान आए हैं वो निश्चित रूप से बाजारों के लिए उतने अच्छे नहीं हैं। 2 मिनट अगर हम मार्केट को इस समय देखें तो जाहिर सी बात है कि चूंकि रविवार का दिन है तो F&O मार्केट बंद है, दुनिया भर के जो फ्यूचर्स मार्केट हैं बंद हैं। लेकिन जो आपका वीकेंड डेटा ट्रेड होता है, जो यूके में ट्रेड होता है, यानी डाउ का वीकेंड मार्केट जो ट्रेड होता है, जो शनिवार और रविवार को ट्रेड होता है, वहां पर करीब 500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट है, करीब 1.25% से ज्यादा की गिरावट आप देख रहे हैं। दुनिया भर के जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वहां पर एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बिटकॉइन करीब 2% गिरा है, लेकिन बाकी जो करेंसीज हैं वो ज्यादा गिरी हैं। ईरान की तरफ से जो बयान आए हैं उसमें एक महत्वपूर्ण बयान ये है कि कोई भी रेडिएशन नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह के फुटेज आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, मैं वो दिखा तो नहीं सकता, जाहिर सी बात है कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। अल्टीमेटली अगर आप ट्विटर यूज कर रहे हैं या आप उन जगहों पर हैं बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, तो वो आपको आराम से दिखाई पड़ जाएंगे जिस तरह के फुटेज हैं, और वो ऑफिशियल फुटेज हैं अब माने जा रहे हैं। वहां पर तो ये लगता है कि रेडिएशन जैसी कुछ संभावनाएं जरूर बन सकती हैं, क्योंकि जिस तरह के हवा के गुब्बारे हैं वो न्यूक्लियर चीजों के डिस्ट्रॉय होने के बाद ही बनते हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में जो खबरें आएंगी ईरान से कि क्या वहां पर कुछ इस तरह की बातें हुई हैं, जो कि काफी ज्यादा दुखदाई तो होंगी ही। जाहिर सी बात है कि किसी भी वॉर में आम लोगों का मरना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अमेरिका ने कहा है कि अगर यहाँ पर ईरान नहीं रुकेगा तो वो और भी अटैक्स कर सकते हैं, जो कि इसको और बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। साथ में अभी तक जितनी खबरें आई हैं, चूंकि सुबह का समय है अभी, जैसे दुनिया को ये खबरें मालूम चल रही हैं, अभी तक चाइना की साइड से कुछ ऑफिशियल बयान नहीं आया है इस स्ट्राइक के बाद। लेकिन स्ट्राइक के पहले जो बयान आया था उसमें ईरान का सपोर्ट कर रहा है चाइना। कल ही रूस की तरफ से व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा है कि अमेरिका को अपने हाथ रोकने चाहिए, कोई भी इस तरह की कार्रवाई जो है पूरे दुनिया में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो क्या इसको एक बड़े पैमाने पर वॉर के रूप में देख, पिछले कुछ दशक याद कीजिए तो शायद आपको ये वक्त नहीं मिलेगा जब 2 देशों की लड़ाई में कोई तीसरा देश इस तरह से इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई पड़ा है। इसीलिए इसको बहुत बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले काफी समय से बाइलेटरल वॉर्स होते रहे हैं। कल की मैंने वीडियो में बहुत सारे वॉर की आपके सामने चर्चा करी थी, सभी लड़ाइयां बाइलेटरल रही हैं।
कहीं पर मिडिल ईस्ट में कोई लड़ रहा था, कहीं पर भारत पाकिस्तान लड़ लिया, कहीं पर अलग अलग देश लड़े हैं, लेकिन उनके बीच में कोई तीसरा देश नहीं आया है। ये वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसी स्थिति बनती दिख रही है जब एक तीसरा, और वो भी इतना बड़ा राष्ट्र, किसी दो देशों की लड़ाई के बीच में आया है। क्या इसके आगे यहाँ पर चीजें और खराब होती दिखेंगी? मुद्दा ये है कि क्या ईरान का साथ देने के लिए चाइना और रसिया आएंगे, क्योंकि चाइना और रसिया मुंह से तो बोलते रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की सैनिक कार्रवाई में आना शायद इतना आसान नहीं है। तो एक बात तो है कि ये कहीं और बड़ा ना हो जाए, कहीं ये वर्ल्ड वॉर की तरह ना बनने लग जाए, लेकिन उसकी संभावनाएं अगर अभी आप टटोलेंगे तो बेहद कम है, बहुत ही कम है। क्योंकि कोई भी मिडिल ईस्ट की जितनी भी प्रॉब्लम पिछले 50 साल में हो रही हैं, 70 साल हो गए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं मिडिल ईस्ट में, उनमें कभी भी जो है ठीक है, बातचीत होती रही है, ईरान का सपोर्ट करता रहा है रूस और चाइना, लेकिन वो अभी तक आए नहीं हैं। क्या वो आएंगे? ये कठिन कहना है। कारण क्या है? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ परमाणु का नहीं है, ये लड़ाई कहीं हद तक यरूशलेम की है, धार्मिक लड़ाई है ये एक प्रकार की। और चूंकि चाइना और जो रूस है उसका जो धार्मिक सपोर्ट है वो ना ही यहूदी है, ना ही वो इस्लामिक है, और ना ही वो ईसाई है। तो उसके नाते वो जो सपोर्ट है वो ठीक है कि अमेरिका के काउंटर में वो एक सपोर्ट के रूप में ईरान की तरफ हमेशा टिल्डेड दिखते हैं, हमेशा ईरान के साथ दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या इस युद्ध में अगर वो सम्मिलित होते हैं, शायद इसकी संभावनाएं इतनी ज्यादा बनती अभी नहीं दिख रही हैं। खैर वो शाम तक या आने वाले वक्त में, जाहिर सी बात है शाम तक कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन आने वाले वक्त में धीरे धीरे करके जिस तरह से बयान आएंगे चाइना की तरफ से और जिस तरह से बयान आएंगे रूस की तरफ से, वो डिसाइड करेंगे कि ये वॉर अब कितना आगे बढ़ेगा। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ परमाणु की नहीं है, ये यरूशलेम की लड़ाई है, ये लड़ाई है धर्म की, और इसमें बहुत ज्यादा धर्म का इन्वॉल्वमेंट रहा है पिछले 70-80 साल में। किसी एक वीडियो में जल्द ही मैं इसको पूरी चर्चा आपके सामने करूंगा कि इस लड़ाई के धार्मिक परिप्रेक्ष्य में क्या देखे जा सकते हैं और क्यों ये लड़ाई हो रही है। लेकिन वापस से अगर हम थोड़ा और स्टॉक मार्केट के बारे में सोचें तो अब होगा क्या? जाहिर सी बात है मंडे मॉर्निंग आपको मार्केट में गिरावट दिखेगी। दूसरी चीज है कि जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जो हर्मुज़ की खाड़ी है उसमें सीधा प्रतिबंध लगाएगा आपका ईरान, निश्चित रूप से वहां पर तो एक बड़ी रोक आएगी। तो जो क्रूड प्राइसेज हैं मंडे मॉर्निंग आपको एक स्काई रॉकेट की तरह बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। कितना बढ़ सकते हैं? माना यह जा रहा है अभी तक कि वो 10% से ज्यादा की रैली क्रूड में तो तुरंत प्रभाव से आपको देखने को मिल सकती है। तो कल $84-85 का अगर आपको क्रूड दिखाई पड़े तो कोई संदेह नहीं है वहां पर वो हो सकता है, क्योंकि जो ईरान की तरफ से बयान आए हैं उसमें ये बात कही गई है कि वो जो हर्मुज़ की खाड़ी है वहां पर स्थिति को वो देखना पसंद करेंगे। अब भारत की स्थिति क्या होगी? भारत और चाइना के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना को वहां से बहुत मात्रा में क्रूड निकलता है। 80% क्रूड चूंकि ईरान का चाइना ही खरीदता है, तो क्रूड उनके लिए दिक्कत बनेगी, लेकिन भारत के लिए भी दिक्कत बनेगी, क्योंकि भारत के लिए हर जो चौथा आपका बैरल आता है भारत में वो उसी हर्मुज़ की खाड़ी से आता है। चौथा बैरल जो भारत को मिलता है वो वहीं से मिलता है। तो 20% से ज्यादा शॉर्ट हो सकता है हमारे देश में भी क्रूड आने वाले वक्त में। तो शॉर्टेज की प्रॉब्लम भारत में आ सकती है। उसको राउंड ट्रिप करके जब आप केप ऑफ गुड होप की तरफ से लेके आएंगे, मतलब जब आप साउथ अफ्रीका होकर के आएंगे, तो उसका जो फ्लीट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। फ्लीट कॉस्ट की चर्चा मैंने ऑलरेडी परसों करी थी। फ्लीट कॉस्ट ऑलरेडी 50% से ज्यादा, 100% से ज्यादा माफ कीजिएगा, बढ़ चुकी है। जो $25,000 पर काम हो रहा था वो 50 के रेट पे चल रहा है। क्या वो और बढ़ जाएगा? 70-75 हो जाएगा? बिल्कुल संभावना उसकी बनती है। तो एक पैनिक सेलिंग क्या मार्केट में आपको देखने को मिल सकती है? लगता तो है कि एक सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। जबकि आप 25,200 के आसपास में ट्रेड कर रहे थे परसों यानी शुक्रवार को, तो वहां से एक निश्चित रूप से गिरावट आप देखेंगे। अब इस गिरावट में पहले दिन आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार ये समझाता रहा हूं कि किसी भी प्रकार का वॉर हो पहले 1-2 दिन में बॉटम बनता है। अभी तक का जो वॉर चल रहा था ईरान और इजराइल का, वो एक अलग परिप्रेक्ष्य का था। अब अमेरिका की एंट्री होने के बाद इस वॉर की कंडीशन बदल चुकी है। अब ये एक नया वॉर है। अब इसमें पहले 2 दिन के जो बॉटम्स होंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। तो बीइंग ए ट्रेडर आपके पास करने के लिए यही है कि जितना मौका बने आप बेचो, लेकिन बीइंग ए इन्वेस्टर आपके पास यही मौके हैं निवेशक के रूप में कि पहले तो आप पैनिक में न जाएं और अल्टीमेटली देखें कि क्या 24,400 24,500 का लेवल ब्रेक हो रहा है। अगर वो ब्रेक हो रहा है,
अगर वो ब्रेक होता है, जो कि अभी 700 पॉइंट ऊपर है, कितना नीचे बाजार खुलती है ये कहना मुश्किल है, लेकिन मान के चलिए 250-300 पॉइंट तो बाजार नीचे खुलेगी ही खुलेगी, इतना तो आप मान के चल ही सकते हैं। तो यानी मोटा मोटी हम अगर उम्मीद लगा के चलें तो 24,800 के आसपास की हमारी ओपनिंग आनी चाहिए। अगर 24,800 के आसपास हमें ओपनिंग मिले तो वो अच्छी ओपनिंग कहलाएगी। हो सकता है आप 24,700 के आसपास खुले या 600 के आसपास खुले, वो एक पैनिक ओपनिंग कहलाएगी। अगर 800 के आसपास आपकी ओपनिंग मिलती है तो थोड़ी सी भी उछाल मिलने पर बीइंग ए ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर, आपको शॉर्ट करने का मौका होगा निफ्टी को। लेकिन अगर बाजार कहीं 24,500 या 600 की रेंज में खुलेगी तो वो जो मौका आपको मिल सकता था वो आपके हाथ से चला जाएगा। उस लेवल पर जाकर के फौरी तौर पे शॉर्ट नहीं बनता है। लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो जाहिर सी बात है, जब तक 24,400 के लेवल्स ब्रेक ना हो तब तक आपको बहुत पैनिक उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटी यह है कि पहला दिन या वो पहला 2 घंटे जो मार्केट एक नी जर्क रिएक्शन दिखाएगा, जिस तरह से ट्रेड वॉर की घटना याद कीजिए, 7 अप्रैल को जब अमेरिका और चाइना की पूरी खबर आई बाजारों में, मंडे का वो दिन था और बाजारों ने बॉटम लगाया शुरू के 2 घंटे में, और वहां के बाद पूरा मार्केट धीरे धीरे करके रिकवर किया था। तो ये पॉसिबिलिटी इसमें भी बहुत है। तो पहले 2-3 घंटे आपको लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए, पहले 2-3 घंटे कोई बड़ा ट्रेड नहीं डालना चाहिए, एटलीस्ट जो है डाउन साइड पर। अगर मार्केट कहीं 24,400, 24,500, 24,550, 600 तक की रेंज में खुलती है, तो 800 के आसपास खुलती है तो एक चांस आप ले सकते हैं। इन्वेस्टर को तो कोई सेलिंग करने का जरूरत नहीं है, वेट करना चाहिए, पैनिक नहीं लेना चाहिए। 1 से 2 दिन में आपका बॉटम बनेगा। देखना पड़ेगा ग्लोबल खबरें किस तरह से आएंगी, अमेरिका क्या बिहेव करेगा, किस तरह से इजराइल कह रहा है, किस तरह से आज वो शाम को या दिन के दौरान इजराइल के ऊपर ईरान हमले करेगा। इजराइल अब यहाँ पर नगण्य होता जाएगा, अब यहाँ पर जो महत्व की चीज हो जाएगी वो अमेरिका हो जाएगी। तो किस तरह से वो बिहेव करेगा, किस तरह से चाइना बोलेगा और रूस बोलेगा, उसके ऊपर इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, पोर्टफोलियोज आपको होल्ड ही करने चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़े बात नहीं है। 1 से 2 दिन का समय आप दीजिए, वापस से मार्केट पैन आउट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया कि ट्रेड वॉर में भी यही चीज हुआ। कल मैंने बहुत डिटेल चर्चा आपके सामने वॉर की करी हुई है कि वॉर के पहले 2-3 दिन और बड़ी जो लड़ाइयां होती हैं उनमें पहले के 7 से 8 दिन बाजारों में गिरावट होती है, लेकिन उसके बाद बाजार में रिकवर होती है, तो कोई बहुत पैनिक लेने की जरूरत नहीं होती है। बट हाँ, जो ट्रेडर है उसकी मानसिकता अलग हो सकती है। अब यहाँ पर एक चीज और हो जाएगा कि चूंकि जितने भी फैसले ट्रंप ले रहे हैं वो सब शनिवार को लेते हैं, वो शुक्रवार शनिवार। अगर आप भारत पाकिस्तान की बात करिए, वो लड़ाई भी शुक्रवार शनिवार में हुई, उसी बीच में बढ़ रही थी। ट्रेड वॉर की बात करिए, 4 अप्रैल को जब जो है चाइना ने टैक्स लगाया, और चूंकि 3 अप्रैल को अमेरिका ने लगाया, 4 अप्रैल को उन्होंने टैक्स लगा दिया, शनिवार रविवार का दिन मिला, 7 अप्रैल को मार्केट क्रैश हो गई। अल्टीमेटली जो ये शनिवार रविवार का दिन है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता चला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको शनिवार रविवार अवॉइड करना पड़ेगा, यानी वीकेंड ट्रेडिंग थोड़ी कम करनी पड़ेगी अगर आप बड़े ट्रेड करने चाहते हैं। तो पैनिक सेलिंग्स होती हैं, पैनिक बाइंग्स आती हैं, वो दोनों ही स्थिति बुरी है। लेकिन पिछले अगर आप 4-6 महीने देखिए, ये इवन ट्रम्प जब से सत्तारूढ़ हुए हैं तब से अगर आप देखिए तो लगातार आपको एक ही चीज दिखती है, जब भी बाजारों में तेजी आती है कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं कि मार्केट में एक सेलिंग आ जाती है, पैनिक आ जाता है। ट्रम्प का जो पहला जो समय रहा है, जो 2016 से 2020 का समय रहा है, उस पीरियड में भी आप अगर भारतीय बाजारों को देखें और साथ में अगर अमेरिकन मार्केट को देखें तो कोई बहुत बड़ी रैली तब भी नहीं हुई थी। और तब भी यही देखने को मिल रहा था कि दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर स्टॉक मार्केट वाइज थोड़ी सेलिंग ही बनी हुई थी। ओवरऑल कोई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस 2016-2020 भी नहीं हुआ था, और अब जो स्थिति दिख रही है तो यहाँ पर भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा। मार्केट बहुत आउट नहीं हो रही है, बट मार्केट बहुत अच्छा ऊपर भी नहीं जा रही है। और यहाँ पर जो सबसे सेफ ट्रेड कर रहे हैं जो लोग, वो वही है कि जो ऊपर की कॉलें बेच रहे हैं, यानी कॉल सेलर सबसे ज्यादा पैसा बना रहा है या सबसे ज्यादा सेफ पैसे में है। जो पुट सेल कर रहे हैं उनकी लॉस हो रहा है, जो कॉल बाई कर रहे हैं उनको लॉस हो रहा है, जो पैनिक में इक्विटी छोड़ दे रहे हैं उनको लॉस हो रहा है, जो बाई कर करके ट्रेड करके नहीं निकल रहे हैं उनको भी उतना फायदा नहीं हो रहा। बट सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो कॉल को सेल करने वालों को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कॉल सेलिंग की स्ट्रेटजी आप भी यूज कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं इसकी चर्चा जरूर करूंगा कैसे आप वो कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली वो स्ट्रेटजी जो लोगों को समझ है या जो मेरे साथ ऑलरेडी क्लासेज में रहे हों,
चाहे चार्टिंग की एफएनओ की, तो वहां पर उनको पता है, तो कॉल सेलिंग आप कर सकते हैं। बट ओवरऑल आपको इस पूरी की पूरी घटना के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। बाजारों में क्या होगा उसके लेवल्स की मैंने चर्चा करी। अकॉर्डिंगली जो आपका बैंक निफ्टी है वो भी ट्रेड करेगा 55,500 के आसपास में है। जाहिर सी बात है 54,500 हमारा सपोर्ट बनता है बैंक निफ्टी पर, तो वो रेंज आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो रेंज ब्रेक होती है। अगर वो रेंज ब्रेक होती है तो फिर फर्दर आपके और सेलिंग देखने को मिल सकती है। जाहिर सी बात है डिफेंस के लिए अच्छा खबर है, तो कल शायद डिफेंस इतना बुरा नहीं करेंगे। बाकी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो शायद सबसे ज्यादा बुरा परफॉर्म कल करती हुई दिखाई पड़ेंगी, मगर जो आपके बाकी शेयरों में मौके बनेंगे ट्रेड करने के, वो बहुत सारे मौके बनेंगे, लेकिन 1 से 2 दिन के बाद, अगले 1 से 2 दिन वेट करना चाहिए। फ्यूचर मैंने जिस बहुत ज्यादा इसलिए एक्सप्लेन किया कि फ्यूचर में बहुत बड़ी पोजीशन कल के दिन में आपको नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि मार्केट में रिवर्सल भी पॉसिबल है, और वो भी हैवी रिवर्सल पॉसिबल होता है 1 से 2 दिन के बाद। इवन उस दिन के शाम से भी रिवर्सल कभी कभी आने लगता है, जो कि आपको 7 अप्रैल को देखने को मिला था, जो कि अभी रिसेंट पास्ट में आपको हिस्ट्री बताती है। तो उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको इंटरेस्ट है बाजारों का, ग्लोबल खबरों का, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कंप्लीट एनालिसिस मैं आपके सामने रखता हूं। जो मेरा व्हाट्सएप का चैनल है वहां पर भी हम सारी खबरें डालते रहे हैं। सुबह 6 बजे जब ये सब कुछ हो रहा था तो वो खबरें मैं वहां पे डाल चुका था, तो आप उसको देखिए। जरूरत हो तो जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि दिन के दौरान अगर कुछ अपडेट्स होंगे तो वो भी मैं आपको वहां शेयर करूंगा, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। डिस्क्रिप्शन में भी उस चैनल की लिंक है, आप वहां से उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई फीस नहीं है उसकी, तो जाहिर सी बात है आप कर सकते हैं। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।